अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जवाब बनता है के साथ हजूर बख्श शेख हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उस तारीख साज दिन के हवाले से जिस दिन पाकिस्तान ने अजली दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। भारतीय सूरमाओं ने तो लाहौर में नाश्ते का ख्वाब देख रखा था, वो भी चकनाचूर कर दिया। नाजरीन, 6 सितंबर 1965 को मकार दुश्मन ने चोरी व मकारी से 600 से जायद टैंकों से जो है पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक कोशिश की। BRB नहर पर पाकिस्तान के दिफाई लाइन पर दुश्मन की पेशकदमी को रोका। कश्मीर में पाक फौज के हाथों मुसलसल जो है पसपाई के बाद भारत ने इंतकामन अब बैनुल अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी भी जो है करने का फैसला किया है। और 6 सितंबर की सुबह दुश्मन अफवाज ने शहर लाहौर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन नाकामी उनका मुकद्दर थी। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 को सुबह भारतीय अफवाज ने बगैर किसी ऐलान के लाहौर के करीब बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करते हुए शहर में दाखिल होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन को बेदियाँ और वागा के मकाम पर ही पाक फौज की जानिब से इंतहाई ताकतवर मुज़ाहमत का जो है सामना करना पड़ा। खेम किरण के मकाम से शहर कसूर में दाखिले की कोशिश भी की गई, भारत को महंगी पड़ गई। पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ इस पेशकदमी को नाकाम बनाया बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय अफवाज को सरहद पार जाकर खेम किरण तक धकेल दिया। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि पाक फिजाइया ने भारतीय इलाके में पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा एयर बेसिस पर भी इंतहाई कामयाब हमले किए और पाक फिजाइया की इस कार्रवाई में दुश्मन के दर्जनों तैयारे तबाह हुए। नाजरीन, पाकिस्तान बहरिया ने न सिर्फ भारत की कराची की बंदरगाह पर पेशकदमी को बड़ी कामयाबी से रोका, बल्कि भारत में जाकर द्वारका के मकाम पर भारतीय तैयारों और रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। भारतीय अफवाज का गरूर खाक में मिलाया। पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले का ऐसा करारा जवाब दिया कि दुनिया मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जुर्रत और कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी पर हैरान रह गई। नाजरीन, अब भी भारत हट धर्मी का मुजाहरा करके किसी भी सरहद पर हमला करता है तो कभी मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने का कोई मौका हाथ से भी नहीं जाने देता, मगर पाकिस्तानी जवान जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर हमेशा उनका गरूर खाक में मिला देते हैं। नाजरीन, पुलवामा का वाक़या तो याद होगा ही इनको, जब अभिनंदन चाय पीकर कह रहा था दी टी वाज फैंटास्टिक। नाजरीन, बार बार की जो मुंह की खानी पड़ी है इन भारतीय ना सुरों को, मगर फिर भी उनको हट धर्मी जो है वो उससे बाज जो है नहीं आ रहे। आखिर क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, क्यों भारत इस बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा है? जवाब तो बनता है, क्या भारत को माजी से सबक नहीं मिला? आखिर क्यों भारत जो है दुनिया भर में रूनुमा होने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़े का जिम्मेदार हिंदुस्तान जो पाकिस्तान को ठहरा देता है? गैरत इनमें नहीं रही, उनमें पैदा करनी होगी। शर्म इनको नहीं आती, इनको शर्म दिलानी होगी, मगर माजी से इबरत भी हासिल नहीं हुई इनको। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमशेद खान साहब, और उसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ब्रिगेडियर तारिक जमान साहब। सबसे पहले जमशेद खान साहब, आपसे सवाल करेंगे, 6 सितंबर दुश्मन को नापाक जो अज़ाइम थे उनको जो है खाक में मिलाया हमारे सपूतों ने, क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, आपने इंतहाई अहम मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका दिया है, और ये जो 6 सितंबर का दिन है, इसकी मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि आप किसी बच्चे तो छोड़ें, किसी बड़े को भी पता कर लें, उसको नहीं याद होगा कि 6 सितंबर क्यों मनाया जा रहा है। इतना इस बात का इदराक है उन्हें कि यह योम दिफा है, इसको योम दिफा कहते हैं, लेकिन ये इसके पस मंज़र क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये बिल्कुल इससे वो आ रही होंगे, उसको उनको नहीं पता होगा। तो ये आपका और आम जवाब बनता है हमें, ये बहुत अच्छा आपने ये सिलेक्ट किया है ये मौजू।
और आवाम की और नाजरीन को बताने के लिए कि 1900 जैसे आपने इंट्रो में बताया कि ये 1965 को 6 सितंबर का वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमला कर दिया था। और वही जो बात आप कह रहे थे कि वही उनका ख्वाब था कि हमने नाश्ता जो है लाहौर में आके करना है। और पाक अफवाज ने बड़े जज्बे के साथ, बड़ी जौमर्दी के साथ इनका मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे नेशनल इवेंट हैं इनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में जिस तरह हमने या जिस तरह हमारे बच्चे आजकल 14 अगस्त मना रहे हैं, वो तासर नहीं मिलना चाहिए हमारे नेशनल डेज़ पे। और ये आपने अभी इस दफ़ा आपने 14 अगस्त को नोट किया होगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो सब्ज़ रंग का बाजा देखा है। इतना लंबा बाजा और किसी के कान में बजा रहे हैं और लेडीज़ जा रही हैं उन पे जाके उनके मोटरसाइकिल पे कान पे बजा रहे हैं, डरा रहे हैं। वो ये जो नेशनल डेज़ हैं जो वो हम किस तरफ जा रहे हैं। और आपका प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि उनको ये याद दिलाया जाए, वो जज्बा याद दिलाया जाए। और अभी भी अगर वो जज्बा नहीं होगा जिस जज्बे के साथ 65 को पाक अफवाज लड़ी थी, तो यकीन करें कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। बिल्कुल जमशेद नूर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि भारत में अगर कोई परिंदा भी मरता है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक जमान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपसे थोड़ा सा सवाल करूंगा कि अगर भारत में कोई परिंदा भी मरता है तो सबसे पहले वो भारत जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो परिंदा है वो पाकिस्तानियों ने मारा है। क्या कहेंगे, भारत हट धर्मी से बाज नहीं आ रहा? 1965 की जो उनकी जो शिकस्त है वो उसको भूल चुका है। क्यों इस तरह की वो हट धर्मी से बाज नहीं आता? इसको बाज आना चाहिए। क्या अब भी माजी वो याद दिलवाने की जरूरत तो नहीं आ पड़ी? आपको बताऊं कि भारत जो है ना, हमें दुश्मन भी ऐसा मिला है, मकार बनिया मिला है। कोई इतना कमजोर दुश्मन यकीन करें कि कोई किसी का दुनिया में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह 65 के जख्म वो चाट रहा है, उसके बाद कारगिल की जंग की शिकस्त भी वो नहीं भूला। और इंतहाई कमजोरी के साथ कुछ भी हो तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम धरता है। क्योंकि यौम दिफा के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की। मतलब रात की तारीकी में हिंदू बनिए ने आप पे हमला किया और उनका ख्याल यह था कि लाहौर जिमखाना में आके नाश्ता करेंगे। वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ कि यहाँ लाहौर सेक्टर उन्होंने खोला, उधर से सियालकोट सेक्टर जो चुविंडा वाली साइड शकरगढ़, चुविंडा को पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने चुविंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में टैंकों की सबसे बड़ी अगर जंग हुई तो वो चुविंडा में थी। और सबसे ज्यादा तबाह अगर किसी के टैंक हुए तो वो इंडिया के थे। तो वो चारों शाने उसको चित किया, नाकों चने चबवाए और उन्होंने इतनी हजीमत उनको हुई, वो समझते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक टर्न वाला है। जबकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अफवाज अल्लाह के फजल से प्रोफेशनल फौज है, दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज है। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं तो मैं 3 पुश्तों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाक फौज को सर्व किया। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, 65 की जंग के गाजी थे। और खेमकरन सेक्टर जो फतह किया पाकिस्तान ने कसूर से आगे, रेलवे स्टेशन खेमकरन के साथ मेरे वालिद साहब की बावर्दी तस्वीर आज भी फातेह के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टंगी हुई है, सजी हुई है। और उसके अलावा हम 2 भाई, बड़े भाई भी, उन्होंने भी पाक फौज में सर्व किया, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए। तो मेरे 3 चचा 65 की जंग में लड़े। मेरे एक अब्बा फादर के सगे मामू के बेटे उन्हीं की यूनिट में उन्हीं के सामने शहीद जामे शहादत नोश किया। इतनी कुर्बानियां दी और अल्लाह का फजल है कि दुनिया से अपना लोहा मनवाया। अब ये दिन जो है ना 6 सितंबर का, मैं कहता हूं कि ये तजदीद अहद का दिन है। आज 6 सितंबर के दिन हम ये अहद करते हैं कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब भारत जो है
जो बात आपका वो सवाल है कि भारत जो है ना वो वहां पे परिंदा भी मरे, चिड़िया भी मरे तो पाकिस्तान पे इल्जाम धरता है। वो अभी उसको पता है कि कन्वेंशनल वार में अब पाकिस्तान से वो किसी तौर पे भी नहीं जीत सकता। पहले भी नहीं जीत सकता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में नहीं दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे खड़ा है। आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर आप हैं, आपके न्यूक्लियर आर्सेनल, अच्छा मजे की बात है, अदती बरतरी में बेशक उसकी अफवाज ज्यादा है, असला बारूद भी ज्यादा होगा, लेकिन जो असल चीज है न्यूक्लियर आर्सेनल आप नेट पे उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उससे ज्यादा है। जज्बे को भी आप साथ जज्बा में रखें। असल चीज वही है, मैं उस पर ही बात कर रहा हूं कि वो कहता है ना कि औजार हैं, आलात हैं, हथियार हैं, लेकिन वो 313 का लश्कर नहीं मिलता। दुनिया में अगर 313 का लश्कर मिलता है तो वो पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान फौज की सूरत में मिलता है। और अगर आप तो खित्ते में वैसे भी आप देखें अफगानिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेस्टर्न फ्रंट अब बिल्कुल इंशाल्लाह पुरसकून हो जाएगा। भारत वहां से भी चारों शाने चित होकर भागा और निकला अफगानिस्तान से। अशरफ गनी की फौजों को तरबियत वो दे रहा था और उसने इतराफ भी किया। ये तो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि इंडियन एकेडमी में उनके अफगान आर्मी के फौजी तरबियत लेते रहे, उनके जनाब सिपाही भी उधर से तरबियत लेते रहे। और अजीत देवल जो इनका बड़ा वो बनता है सूरमा, उसने जनाब इससे जब इन्होंने हथियार डाले हैं वहां से भागे हैं, उससे हफ्ता पहले 10 दिन पहले उसने कहा कि जी हमने उनको तरबियत दी है हमारी फौज ने, और वो किसी सूरत में वो भागेंगे नहीं, वो तालिबान का मुकाबला करेंगे। वो तो मिट्टी के रेत तो ढेर साबित हुए। तो अल्लाह का फजल है जी कि हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है पाकिस्तान। हमें सिर्फ इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है, हमें एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है। अपनी अफवाज को अंडरमाइन करने की बजाय मैं तो मैसेज दूंगा तमाम कौम को कि इस वक्त 5th जनरेशन वार का आपको सामना है और ये हिंदू बनिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अपने मुल्क के, मैं पॉलिटिकल लीडर्स को भी कहूंगा कि उनके आलाकार बन के उनके इस एजेंडे को, इस बयानिए को तकवीयत देने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। याद रखें पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो आप हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर आप पाक फौज खास तौर पे अगर आप इसके साथ नहीं है ना तो फिर आपका हाल क्या होगा? शाम वाला हाल होगा खुदा न खास्ता मिस्र वाला हाल होगा, खुदा न खास्ता इराक वाला हाल होगा, अफगानिस्तान वाला हाल होगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये इस वक्त 6 सितंबर को तजदीद अहद के तौर पे मनाया जाए कि हम सारे यकजा हैं, मुत्तहिद हैं और जिंदा कौमें अपने यादगार त्यौहार, यादगार दिनों को मनाती हैं, अच्छे तरीके से मनाती हैं, उसको उस तरह मनाना चाहिए। मेरा ये मैसेज है। सर देखें, यौम इत्तिफाक को मनाने का मकसद पाकिस्तान के दिफाई इदारों की कुर्बानी का एतराफ़ और उनके साथ यकजहती का इजहार है, मगर देखने में आया है कि कुछ जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कुछ अरसे से पाकिस्तान के दिफाई इदारों को खुला खुला हदफ तनकीद भी बना रही है। तो जमशेद नूर साहब आप बताइएगा, आपके ख्याल में मुल्क की दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की ये कोई कोशिश तो नहीं है, ये उसके मुतरादिफ तो नहीं है? नहीं शेख साहब, ऐसी बात नहीं है। बात वही है जो ब्रिगेड साहब ने बात की है यकजहती वाली, वो बहुत ज़रूरी बात है और उस पर कोई पार्टी काम नहीं कर रही, कोई इदारा उस पर काम नहीं कर रहा यकजहती पे। यानी एक आप पार्टी को मार मार के उसका सत्यानाश कर दें और जब आपके बाहर से आप पे प्रेशर आए, जब बाहर आप पे को बुरा वक्त आए तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ, वो आप उनको जेल से निकाल के भी आप अपने साथ खड़ा कर लें और वो खड़ा हो जाएगा। कुछ जिनको आपने चोर चोर के नारे लगा के और उनको जहाँ धकेल के जिस दीवार के साथ लगा दिया गया है, वहाँ ये भी तो देखे ना कि ये भी तो नहीं होना चाहिए था। सियासी लोग जो हैं वो उस तरह के क्रिमिनल लोग तो नहीं है ना जिस तरह का पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जिस तरह दिखाया जा रहा है। और इसमें नुकसान क्या हो रहा है? इसमें यही नुकसान हो रहा है जो ब्रिगेड साहब ने बात की है, यकजहती वाला नुकसान हो रहा है। और फिर आपको जब वो वक्त आता है मुश्किल, फिर आपको उनको GHQ में बिठा के आपको ब्रीफिंग देनी पड़ती है। ये कल परसों मेरे ख्याल है सारे ब्रिगेडियर साहब से बात कर लें। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? एक माजरत आप के बता साथ मैं दें। कहूंगा, नहीं मैं आपको बताता हूं। देखें जी, बात यह है कि GHQ का नाम तो इस तरह लेना मुनासिब किसी सूरत में नहीं है। बात यह है कि किसी पे कितना भी मुश्किल वक्त आए, आप जरा उस सिपाही मकबूल की जरा कहानी सुने कि वो इंडिया के हथे चढ़ गया। वो एक सिपाही था, उससे उन्होंने हर तरह की उसको अजियत दी, उसकी जुबान तक आखिर में काट दी, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला।
यहाँ पे सियासी क़यादत क्या जी कि जेल में चली गई, लूट मार की वजह से जाए, इस जुर्म की वजह से जाए, क्या अभिनंदन की मिसाल हमारे सामने, अभिनंदन की मिसाल आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्या मतलब है कि सियासी स्कोर सेटल करने के लिए अगर मतलब है कि अगर आप पे बुरा वक्त आन पड़े तो क्या आपको ये इजाजत है कि आप मुल्क के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बयानियां दें? मैं इसको किसी सूरत में मतलब जायज नहीं समझता, इसको काबिल मुजम्मत समझता हूं। देखें, आपको अदालतों का सामना, कानून है, कानून का सामना करना चाहिए। आप अगर कानून से भाग के कहीं बाहर जाते हैं तो वापस आए, सामना करें, बरी हो जाएं बाइज्जत। लेकिन खुदारा इदारों को, पाक फौज को बिल्कुल ना बनाएं बयानिए का निशाना। उससे आपको कुछ नहीं। आप देखें, हिटलर ने कहा था, इवन सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है, शिकस्त देनी है, गरक करना है बेड़ा उसका, तो उसकी अफवाज और अवाम में एक हद फासिल पैदा कर दो, एक गैप क्रिएट कर दो। ये बयानिए जो है ना, इस तरह के, माजरत के साथ कहूंगा कि ये बयानिए इस तरह के किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता उस तरह, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये फौज आपकी है, हर रोज कुर्बानियां दे रही है। अब कल देखें, कल की मिसाल देता हूं कि कल उधर आपका एक सिपाही शहीद हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, कल की मिसाल दे रहा हूं, और उधर आपके जनाब पीडीएम के जलसे हो रहे हैं। यार मैं खुदा की कसम, कारगिल को देख लें सर, कारगिल को देख लेना। आप कारगिल में जब देखें ना, कारगिल की जंग में कामयाबी हमने हासिल की, उसने की और पाकिस्तान ने की, तो इंडिया जो है मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने अमेरिका के पास रोता हुआ जीती हुई बाजी। देखें, मैं आपको बात क्यों नहीं आ रहा, भारत क्यों बात नहीं आता, तारीख मौका नहीं जाने देता, जब भी मौका मिलता है वो साजिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ। जनाब मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि तारीख शाहिद है कि कारगिल की जंग आपने जीत ली, इंडिया की शहरग आपके हाथ में आ गई, आप उसकी गर्दन आपने शिकंजे में ले ली, श्रीनगर तक आप पहुंच सकते थे। उस वक्त जो हिंदू बनिया भागता हुआ रोता हुआ अमेरिका बहादुर अपने बाप के पास गया, और वहां से अमेरिका, आपके उस वक्त के वजीर आजम ये गालिब नवाज शरीफ थे, इनको बुलाया गया और इन्होंने एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे ख्याल में लब्बैक कह के फैसला किया और पाक अफवाज को वापसी का ऑर्डर दिया। यकीन करें कि उस वक्त आप जीते हुए थे, उस वक्त आपकी फौज इतनी डिमोरलाइज हुई है, इतना उनका दिल टूटा है, इतना, क्योंकि आपने कुर्बानियां भी दी थी, शहादतें भी उठाई थी, बड़ी बड़ी दिलेरी की दास्तानें, कैप्टन कर्नल शहीद निशाने हैदर, जिसकी साइटेशन हिंदू ने, इंडियन कमांडर ने उसकी तारीफ की, ठीक है, लालित जान शहीद निशाने हैदर, ये तो 2 निशाने हैदर हैं, इसके अलावा सितारा जुरत बहुत सारे शोहदा थे, उन सब का किया धरा आपने, जितनी कुर्बानियां हैं उसको जीरो किया और वहां से वापस दे के आप वापस आ गए। और बाद में अब मुझे दुख इस बात का है कि बाद में नवाज शरीफ साहब ने किसी एक जगह पे इंडियन और किसी फॉरेन मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा जी कि कारगिल का जो अटैक किया गया था इंडिया का, वो ज्यादती थी, मैं उसका एहतसाब होना चाहिए और वो मेरी इजाजत के बगैर हुआ। यार आप कंट्री प्रीमियर हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैसे आपकी इजाजत के बगैर हो सकता है? सर और दुनिया इसी पे हम मौकफ ले लें जमशेद खान साहब, ले लें, क्योंकि बाद में इंडिया इसको कोट करता है ना जी, वापसी का हुक्म देना और बाद में हाँ ये बिल्कुल लें, मौकफ लें, ऐसी बयानबाजी पाकिस्तानी इत्तेफाक को कमजोर करने के मुतरादिफ नहीं था। बिल्कुल हमारे देखें, इसी पे हम मौकफ जमशेद खान साहब से लेते हैं जो जी बिल्कुल ले लीजिए सर। शेख साहब, जो बात ये आपने जलसा आम में मरियम नवाज शरीफ ने ये जो कश्मीर वाले जलसे थे उसमें सरेआम उन्होंने इस बात का मौक़िफ़ अपना बयान किया है कि हमारा पाक फ़ौज के साथ हम किसी सूरत कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है, हम उनके साथ हैं, हर सिपाही के साथ हैं, हर शहीद के साथ हैं। वो उन्होंने उन नाम ले लिए हैं जो सियासत में मुलव्वस हैं, उनके नाम उन्होंने ले लिए हैं और वो वहां तक है, वो फौज के खिलाफ नहीं है। अब आप कोई सियासत में इन्वॉल्वमेंट करे तो वो उसको पूरी फौज को बना लेना ये गलत है। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत, और वो जलसे में वो दो तीन दफा ये कह चुकी हैं। बाकी ये बात जो कारगिल की बात की थी, ये देखें उसमें शेख साहब मैं एक माजरत के साथ एक चीज ऐड करूंगा। जैसे ये फरमा रहे हैं कि जी उन्होंने जलसे में सरेआम कह दिया और वो नाम ले लिए, नाम आप किसका ले रहे हैं? आप सिटिंग आर्मी क़यादत का नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं या DGI का? ये कहां की वफादारी है आपके? यही आर्मी चीफ, इन्होंने ही अफगान का बॉर्डर आपका सिक्योर किया,
रद्दुल फसाद इन्होंने लॉन्च करके दहशतगर्दी का बीज यहां से मुकाया, कला कमा किया, और पूरे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर आपका इस वक्त फेंस करना ये बहुत मुश्किल काम था। ये इसी आर्मी चीफ के दौर में हुआ। यही आईएसआई जिसको दुनिया इस वक्त मानती है, दुनिया की ताकत मानती है इस फौज को, यही दोनों सीनियर क़यादतें हैं जो सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ हैं। इसी क़यादत के थ्रू ही तो इस वक्त आपकी खित्ते में पोजीशन मुस्तहकम हुई है। ईरान के साथ फेंसिंग, हालांकि बड़ा मुश्किल काम था, ईरान को जाके कन्विंस किया, ये आर्मी क़यादत ने किया, और वहां पे भी फेंसिंग हो रही है। सर बात यह है कि सिटिंग क़यादत मीन्स, आप सिटिंग क़यादत की बात करेंगे तो पूरी फौज की बात है। आप कैसे सिटिंग क़यादत को जी सियासत में मुलव्वस, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं इसकी मुजम्मत करता हूं। खुदारा ये बयानिया, ये दुश्मन का, यही तो चीज उठा के देखें। वो जो उनका मेजर है गुरु औरैया, जिसको मैं गोबर औरैया कहता हूं, हर वक्त उसके मुंह से गोबर ही निकलता है पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ, वो यही चीज तो उठा के फिर कैश करते हैं। वही इन्हीं के बयान, इन्हीं के जलसे उठा के फिर वो कैश करते हैं। वो कहते हैं जी इनके मतलब इनके तो बड़ा आसान है, इतने डॉलर लगाओ, इतने मिलियन लगाओ तो इनके अंदर मुनाफरत पैदा कर दो। उदारा इत्तेहाद और यकजहती पैदा करें, इदारों को ना हदफ तनकीद बनाएं, अपने जाती मकासद के लिए ना बनाएं। अगर इतने सच्चे हैं तो मुल्क में आके अदालतों का सामना करें जी, मुकदमा फेस करें। एक चीज और देखें, ये जो अभी पीडीएम एंड 6 सितंबर के करीब एंड जो आप योम दिफा तकवीयत का, यकजहती का इजहार करने वाला दिन, एंड इस वक्त आके वो जनाब पीडीएम के जलसे, उधर अफगानिस्तान अल्लाह अल्लाह करके शांत हुआ, सुकून हुआ, वहां पे तालिबान चले जी आए, दुनिया भी उनको अभी रिसीव करना शुरू होगी, एक्सेप्ट करना शुरू होगी। दुनिया भी कहती है कि चलें जी एक अच्छी तब्दीली है, और अगर ये पॉजिटिव चलते हैं जिस तरह अभी तक उनके पॉजिटिव इंडिकेटर हैं, इससे 1.5-2 डिवीजन आपकी फौज वेस्टर्न फ्रंट से फारिग हो रही है। इसको आपने ईस्टर्न पे दुश्मन इंडिया के सामने और मजबूत हो रहे हैं। आप इस वक्त तकवीयत पकड़ रहे हैं। इस वक्त चाहिए था कि सारे यकजहती का मुजाहरा करें। ये बेमौसमी जलसे शुरू कर रहे हैं उधर जनाब पीडीएम और लॉन्ग मार्च, आपस में भी इनका तालमेल नहीं है। आज बिलावल का बयान सुन लें, वो कहता है जी इन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे तो तब जलसों के लिए, तब पीडीएम मार्च करेंगे। तो आज इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे? आज तो बिलावल भी कह रहा है कि इस्तीफे दें और आए। लेकिन मैं ये कहता हूं जी कि इन चीजों की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत पोजीशन पे है, अरूज की तरफ जा रहा है। और 5 साल देखें जी, एक गवर्नमेंट अगर अच्छा डिलीवर करती है तो 5 साल उसका दौरानिया होता है, नहीं है तो अवाम उसको खुद मुस्तरद कर देते हैं। ये रोते धोते इन्होंने 3 साल तो गुजर गए, इनके 2 साल और सब्र करें, बर्दाश्त करें, ना इदारों को तनकीद करें, ना हुकूमत के लिए मसले पैदा करें। नहीं आते सर, बाज नहीं आते। आप देखें ना, गुज़िश्ता अखबार में मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के बहुत बड़े खैर खा हैं, उनके बयान सुने हैं आपने? वो किस तरह के, आप क्या कहते हैं कि वो बयान पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई काबिल बर्दाश्त बयान है? नहीं जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्विटर पे भी मैं एक्टिव हूँ, मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ। यकीन करें कि दुनिया ट्विटर के ऊपर जो आप एक फजलुर रहमान साहब की एक पोस्ट लगा दें, सारी दुनिया लानत मलामत शुरू कर देती है। उन्हें पता है कि ये आस्तीन के सांप हैं, ये छुपे दोस्तम है, ये छुपे दुश्मन है इस मुल्क के। और इस तरह के बयान इस वक्त उनको जायज हैं? वो कभी भी नहीं, उन्होंने कभी भी अच्छे बयान दिए हैं। ये पीडीएम जो है ना जी, विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं ये कहूंगा कि ये एक शैतानी टोला है। ये इस वक्त इनका और कोई काम नहीं है, काम सिर्फ पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है, अफवाज पाक के खिलाफ बयानबाजी करनी है। और इस मुल्क इनको भले, इनको कौन सी गरज है? शादियां ब्याह बाहर करते हैं, मरते हैं तो बाहर से खाली जहाज में लाशें भेज देते हैं, पूरी फैमिली भी साथ नहीं आती, ठीक है ना। इन्होंने उधर महल बनाए हुए हैं, इन्होंने अपनी सारे आकबत, मौलाना फजलुर रहमान का नहीं देखा आपने? कितने असासे निकले, कितने बड़े उनके फार्म हाउस और महल निकले। गरीब आदमी का तो इनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना, और मुल्क की भी परवाह नहीं है। सर इसी पे मैं थोड़ा सा मौका ले लेता हूँ। सर ये बता दें कि इमरान खान ने जो हुकूमत बनने से पहले उन्होंने कहा था कि जब मैं हाथ डालूंगा इनको तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और अब देखें ना वो सारे इकट्ठे हो गए, फिर एक बार फिर जो है वो इख्तलाफ भी उनके अंदर पैदा हो गए। तो शेख साहब, सियासी मामला चलते रहेंगे, और सियासत को जो यहाँ गाली बना दिया गया है ना उस मुल्क में, ये काबिल अफसोस है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ सियासी अमन हुआ है तो वहाँ तरक्की हुई है। आपकी जो खुशहाली है, आपकी खुशहाली उस सियासी इस्तेकाम के पीछे छुपी हुई है। आपने अगर सिर्फ बंदूकों के जोर पे हुकूमत करनी है
तो बंदूकें तो कहीं चल हम जाएंगी। दुश्मन को मौका तो नहीं दे रहे कि नहीं। वो आके साजिशें जो है यहाँ नहीं, आके देखिए, करे, यकजहती की बात शेख साहब, यकजहती की बात मैंने की थी कि अगर आपको क्यों ब्रीफिंग देनी पड़ती है फिर चोरों को बुला के? ये तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है ना। कोई आपका ये चैनल है, आप बताएं ना कि आपके यहाँ जो चोरी में बंदा पकड़ा गया है, कल आपको उसको बैठा के आप पॉलिसी चैनल की वो करेंगे, उसको बताएंगे कि आपने आगे चैनल कैसे चलाना है। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, ये इस तरह नहीं है जिस तरह अभी फिर किया जा रहा है। उसी बयानिए को लेके फिर आगे चल पड़े ना। देखे ना, यही तो अफसोस है मुझे। नून लीग के बेशक पाकिस्तानी हैं, दोस्त जो भी हैं, मुझे उनसे यही गिला है। जमशेद खान साहब हैं सर, अगर मुस्लिम लीग नून ब्रीफिंग के सीनियर रहनुमा हैं। नहीं, मैं जानता हूं जमशेद साहब का जिक्र आपने पहले भी किया, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे इसी चीज से दुख होता है कि जहां पे इनकी इंटरेस्ट के खिलाफ बात होती है, जहां पे एक कौमी यकजहती की जरूरत होती है, यहाँ पे बुला के ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग किस लिए दी जाती है कि मतलब गवर्नमेंट और आर्मी एक पेज पे है। सिर्फ ये भी एक बड़ा जेस्चर है कि आर्मी उनको बुला के पूरी अवेयरनेस दे रही है, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पूरी अवेयरनेस दे रही है कि आए देखें अब इस वक्त ये सूरत हाल है, अभी हम तो ये इसमें कौन सा मजाइक है? उसमें आप साथियों को भी बुलाते हैं, वो कौन सा मजाइक है? आप हर एक को एक पेज पे ला रहे हैं। अगर आप अगर देखें, वो खुद से डिसीजन लेते, वो खुद से फैसले करते, किसी को ना बुलाते, ठीक है, फिर तो आप कहते जी कि बंदूकों के जोर पे है। यार कौन सा बंदूकों के जोर? बंदूकें जो है ना, हमारी बंदूकों का जोर दुश्मन की तरफ है, इंडिया की तरफ है, वो मुल्क दुश्मनों की तरफ है, दहशत गर्दों की तरफ है। खुदारा इस तरह के इल्जामात अपनी अफवाज पे बिल्कुल ना लगाएं। ये बंदूकों का जोर होता ना तो आप लोगों की, इन लोगों की गज गज लंबी जुबानें ना होती। लोग, मुझे यकीन करें, मैं सोशल मीडिया पे, मैं ट्विटर के ऊपर मैं बात करता हूं, वहां पे लोग अक्सर दोस्त ये कहते हैं, हर बंदा कहता है कि सर ये इतना मतलब मैं भी लफ्ज वो नहीं कहना चाहता, बदजुबान बदलिहाज नहीं हूं मैं। वो कहते हैं सर इस तरह की ये बदजुबानी, इस तरह की क्रिटिक, ये आर्मी इतारों और इस तरह के खिलाफ ये आजाद क्यों फिर रहे हैं इनका? मैंने कहा यार बात ये है, ये बेस्ट मैं समझता हूं दौर है आर्मी का। उसकी तवज्जो बॉर्डर्स पे है, उसकी तवज्जो दहशतगर्दी के खिलाफ है। वो इतना जर्फ का मुजाहरा कर रहे हैं कि ये लोग खुलेआम उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये इनको कभी वो नहीं छेड़ते, इनको हाथ नहीं डालते, क्योंकि कानून अपना एक है, अदलिया है, वो उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फौज नहीं लेती। इन्होंने तो माजी में इल्जाम लगाए, मिसिंग पर्सन के इल्जाम लगाए फौज के ऊपर। कितना घिनौना फेल था, कितनी घटिया हरकत थी कि जिसमें आप अपने अफवाज पाक के बारे में इस तरह बात कर रहे थे। हुआ क्या कि वही बंदे जब दहशतगर्दी के लिए इधर आए और मुकाबले में जहन्नम वासिल हुए तो पता चले जी ये तो इन्होंने गुमनाम मिसिंग पर्सन के कुतबे उठाए हुए थे कुछ अर्सा पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये तो बॉर्डर पार से उधर से हैं, इंडिया ने राह ने इनको तरबियत दे के भेजी है और ये बलोचिस्तान के रास्ते हमारे मुल्क में दाखिल हुए हैं। ये देखें, हर इल्जाम इनका उल्टा साबित हो रहा है। और आप बंदूकों की बात करते हैं, ओ भाई बंदूकों के जोर पे होता ना तो ये कब की जमहूरियत की बसात लिपट चुकी होती। ऐसी बात नहीं है। ये क़यादत जमहूरियत पसंद है और ये फौज हमेशा से जमहूरियत पसंद है। जब इस तरह के आप इतने नामुसाहद हालात भी पैदा किए गए, आफरीन है पाक फौज को, सल्यूट है कि वो इस जमहूरियत के साथ ताउन कर रहे हैं। और देखें एक और चीज, अगर आर्मी चीफ जो भी होते हैं दे आर अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप। कल नवाज शरीफ था तो उसके नीचे थे, आज ये है तो इमरान है तो इमरान के नीचे है। वो उन्हीं को ओबे करते हैं, उन्हीं के सब अंडर कमांड होते हैं। सुप्रीम कमांडर जो होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसके ऊपर अभी इनको क्या परेशानी है कि जी जीएचक्यू में जाहिर है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर बुला के वहां पे ब्रीफिंग दी जा रही है तो उनका ब्रीफिंग देना उनका फर्ज है, ब्रीफिंग लेना उनका हक है पॉलिटिकल लीडरशिप का। इस पे जेलसी और इसके ऊपर और फिर बेताबी और ब्रीफिंग देना, ये जो लास्ट ब्रीफिंग हुई है ना, नहीं शेख साहब ये लास्ट जो ब्रीफिंग हुई है ना, लास्ट ब्रीफिंग में ये बताया गया है जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको कि हम मुश्किल हालात में हैं, हम इधर भी लड़ रहे हैं उधर भी लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी है और अमेरिका के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको देख रहे हैं। आपने मेहरबानी करके असेंबली में कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना, जो हम कर रहे हैं वो आपको बता देंगे। आपने असेंबली में कोई उल्टे सीधे सवाल नहीं करने और कोई वहाँ वो अदालत वो नहीं बताना कि आए जी बताएं कि क्या हो रहा है, अफगान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इंडिया के साथ क्या हो रहा है।
उनको ये उनको पैगाम दिया गया है कि आप खामोशी से बैठे। ठीक है शेख साहब, अगर ये पैगाम दिया गया तो ये क्या गलत पैगाम था, मुझे बताइए। ये कोई गलत पैगाम है? क्योंकि इंडिया के साथ क्या हो रहा है, कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जो बॉर्डर के ऊपर होते हैं, वो आप पॉलिटिकल लीडरशिप और पूरी असेंबली, और असेंबली में आपको पता है कि सारी दुनिया होती है, ठीक है, उसमें वो भी हैं जो उनके बयानिए वाले भी हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं माजरत के साथ। तो उन लोगों के सामने कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी लीक हो जाए, आपकी मिलिट्री प्लानिंग, तो आप उसको सारों को तो वहां पे तो नहीं उसको जाहिर कर सकते। चंद एक सिलेक्टेड जो आपकी वो कायमा कमेटीज हैं, उनका उनमें सारी अपोजिशन भी होती है, सारे होते हैं, उनको बुला के अगर ब्रीफ कर दिया गया और ये कहा गया कि इस वक्त वाकई और मुश्किल हालात तो हैं, अमेरिका जा रहा है, वैक्यूम हो रहा है, आपको भी पता है, वहां पे अफगान गवर्नमेंट, तालिबान जो है अपनी गवर्नमेंट सेटअप कर रहे हैं, वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, भांत भांत के लोग उधर आए हुए हैं, आपकी तवज्जो उधर भी है, आपकी तवज्जो इधर भी है, आपकी तवज्जो इंडिया के साथ बॉर्डर पे भी है, आपकी तवज्जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी है। और अगर वो ये कहा भी, अगर वही ना, ये सारा इंटरनल दहशतगर्दी के आप देखें आए दिन फिर से वो मतलब कुछ वाकयात हो रहे हैं, तो अगर कहा तो मैं समझता हूँ इंतहाई मुनासिब बात कही कि देखें इस वक्त मुश्किल हालात है। मुश्किल हालात किसके हैं? मुल्क के हैं ना। मुल्क है तो हम होंगे, मुल्क है तो आप होंगे, मुल्क है तो अपोजिशन होगी, मुल्क है तो गवर्नमेंट होगी। तो इसलिए उन्होंने अगर ये कहा कि उधर उल्टे ऊट पटांग सवालात ना करें, महदूद एक आप देखें कई दफा इन कैमरा ब्रीफिंग भी होती है, कई दफा महदूद हल्के में होती है, और प्लानिंग दुश्मन के खिलाफ जो प्लानिंग है, ये जो भी दुश्मन हमारा कौन है, इंडिया है, ठीक है, दहशतगर्द हमारे दुश्मन है, बदकिस्मती से पागल है, उसको हम पागल ही कह सकते हैं। एग्जैक्टली, और पागल तरीन दुश्मन है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर उनके खिलाफ कोई प्लानिंग है इस तरह की है, तो आप असेंबली में जाके इस तरह के अगर सवालात, अगर उन्होंने ब्रीफ पहले कर दिया है कि भाई वहां पे जरा मोहतात रहें, और इस वक्त तो कौमी यकजहती की जरूरत है ना। आप एक चीज इंडिया की देखें, वो कितना भी वो है ना, कमजर्फ है, घटिया है, जैसा भी है, वो कौम परस्त जरूर है। वहां पे उनमें वो जब पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है, उनका मीडिया भी उनके साथ होता है, उनकी अपोजिशन भी उनके साथ होती है, वो सारे के सारे हम नवाला हम प्याला होते हैं, और चीख चीख के हमारे मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अभी तालिबान का जो इशू हुआ है अफगानिस्तान के हवाले से, देखें ना, पूरा मीडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा है। उनकी आजादी का दिन था और वो पाकिस्तान के खिलाफ वो आजादी का जो दिन 15 अगस्त जो मनाया है, उनकी आजादी का दिन, उनकी बर्बादी का दिन था कि उसी दिन काबुल में तालिबान ने फतह हासिल की। वो उनकी आजादी का दिन यौम बर्बादी में बदल गया। और उधर भी वो ये उन्होंने रो दो कि पाकिस्तान पे इल्जाम डरने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान, उनको तो देखे ना, उन्होंने 3 अरब 4 अरब डॉलर की बात कर रहा था उनका मीडिया। मैं आपको बड़ी मजे की यहाँ पे बात बताता हूँ, शेख साहब जमशेद साहब भी इस पे खुश होंगे आप अपनी फौज की तकवीयत और ताकत का सुन के, कि उन्होंने इंडियन जनरल बख्शी और मूछों वाला जो है, वो था एक टॉक शो में देख रहा था, इंडिया का एक चैनल पे कहीं पे आया, तो वो जनरल बख्शी ने जो एंकर थी ना, वो चीख चीख के कह रही थी कि देखें आज वहां पे ये हो गया, हमने इतने बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, हमने वहां पे डैम बनाया, आज वहां पे पाकिस्तान पहुंच गया, यानी हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा, तालिबान वहां पे फतह हासिल कर गया, हमारा नाम ही नहीं है। तो जनरल बख्शी ने पता क्या कहा? उसने कहा आपका नाम वहां पे क्यों आए? क्योंकि जब अमेरिका ने, नेटो ने इंडिया को ऑफर की कि आप अपनी फौजें भेजें तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उसने, जनरल बख्शी कहता है, जब उसने ये कहा तो आपकी फौज को ठंडे पसीने आ गए, यानी इंडियन आर्मी को खौफ से ठंडे पसीने आ गए। इमेजिन करें, उनका एक रिटायर्ड जनरल बख्शी जो आमतौर पे हमारे पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ घूमता है, वो उस दिन वो भी तस्लीम कर गया। और मेजर गुरु हो रहा है कि मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मेरे पास, मैंने ट्वीट भी किया, जिसपे उसने कहा जी बेशक वहां पे आप बोले महंगाई है, करप्शन है, फलां है, पीएचडी उनके इतने काबिल नहीं है, ये है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान फौज नंबर 1 है दुनिया में, ISI नंबर 1 है। ये मेजर गुरु हो रहा है, कह रहे हैं उनका दुश्मन, हमारा दुश्मन और बदतरीन दुश्मन सोशल मीडिया पे तो जंग हमारे खिलाफ वो लड़ रहा है। अगर वो ये सारे कह रहे हैं, तो मैं फिर अपने मुल्क के शेख साहब, मैं तो यही गुजारिश करूंगा ना साजिद साहब, जमशेद साहब, के फिर हमें भी मुत्तहिद होना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश है, यहाँ पे हम मुत्तहिद नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, जब मैं आज टॉक शो पे आ रहा था तो मैंने वहां पे लगाया, ट्विटर पे लगाया जी कि आज इस तरह मेरा लाइव टॉक शो है डिफेंस डे पे। तो एक बच्ची आइजे, क्या नाम है उसका, फीमेल कमांडो आइजे, उसने वहां पे लिखा, उसने कहा सर वहां पे आपने स्पेशल हिंदू बनिए को मैसेज देना है, उनको बताना है कि हम आपके खिलाफ, पूरा यूथ, पूरा सोशल मीडिया, पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है।
आप यकीन करें कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ये 5th जनरेशन वार के जितने पैरोकार हैं, इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारे यूथ ने। लेकिन हमारे बड़े जो हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, अपोजिशन अपनी जगह, जाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन प्लीज मैं ये कहता हूं कि इस डिफेंस डे के आज से एक तहिया कर लें जी, चलें 6 सितंबर से ऑनवर्ड, नो पीटीएम मूव नथिंग। इस हुकूमत को 2 साल आप पूरे करने दें, रह गए हैं 2 साल, अगर अच्छे नहीं हुए तो ये चले जाएंगे जी, आप जीत के आ जाएं दोबारा, लेकिन फौज को ना तनकीद करें। मेरी तो यही गुजारिश है मतलब आपसे। क्यों जमशेद साहब आप सिर्फ इतना बता दें, हम मुतहद कब होंगे? जब ब्रिगेड साहब जो बात कर रहे हैं यकजहती की, यकजहती तो मैं, ये मेरा पॉइंट था, मैंने बात किया है कि यकजहती मुल्क और कौम के लिए बहुत, उसी की तो कमी है, यकजहती तो नहीं है, और उसकी फिजा नहीं बनाई गई, उसका माहौल नहीं बनाया गया। देखे ना, हमें तो, हम किसी का नाम लें तो ये कहते हैं आप फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, हालांकि आज का प्रोग्राम तो 6 सितंबर पे था, फौज पे तो था ही नहीं। और जो खुद जो कंटेनर पे खड़े होकर जो कुछ कर लें, पीटीवी पे कब्जा कर लें, वो इसमें जनेजो को, एसपी को मार मार के उसका सत्यानाश कर दें उधर, और अपना आज मैं लाहौर बंद करूंगा, आज फैसलाबाद करूंगा, परसों कराची करूंगा और पूरा पाकिस्तान बंद कर दोगे, ये कुछ यकजहती वाली बातें थी? कौन सी पार्टी पीटीवी पे कब्जा करती है? और क्या नशरियात 2 घंटे के लिए बंद नहीं हुई थी? तो यकजहती की बात तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट वाला हमला, जमशेद साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला हमला भी तुसी भूल गए हो, हाई कोर्ट वाला हमला भी तुसी भूल गए हो। अब बात पता है क्या है, यकजहती वाली गल नहीं जनाब मोहतरम, मेरी गल सुनो, यकजहती की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके लीडर तो इंडिया के साथ यकजहती की पिंगें चढ़ा रहे थे। मैंने उनकी वो वीडियो सुनी, यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ कि जिसमें वो किसी हिंदू कम्युनिटी को खिताब फरमा रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारा रहन सहन एक है, हमारा जो आप खाते हैं हम वही खाते हैं, जिस भगवान को आप पूजते हैं उस रब को हम पूजते हैं, अल्लाह माफ करे। और ये दरमियान में बॉर्डर जो है, ये एक फर्जी लाइन आ गई है, ये एक फर्जी लाइन है। वो जालिमों तुसी थे आप नहीं देखें, गुजारिश है कि उन्होंने 2 कौमी नजरिए की नफी कर दी। ऐसे लीडर को आप कैसे, मैं हैरान हूं कि आप कैसे सपोर्ट करते हैं कि जो 2 कौमी नजरिए के मुखालिफ है, जो कहता है कि हम नहीं, वो बहुत ही दुख वाली बात थी। यकीन करें वो वीडियो आज भी मैं देखता हूं ना, तो वो बड़ा अफसोस होता है। तो मैं ये कहता हूं कि यकजहती है तो कौम के अंदर यकजहती रखें ना, हिंदू के साथ यकजहती ना रखें। उनके लिए शादी ब्याह वो देखें, मैंने वो भी देखी उसकी, जनाब मोदी यकीन करें तंजिया अंदाज में अपने बंदों, और लोग कह के और ठट्ठे लगा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हमारा जैसा भी है अपोजिशन लीडर जो भी था, ठीक है ना, उसके खिलाफ वो मजाक उड़ा रहा है, कहता है उन्हें क्या जी आ जाओ आके तो इतने मतलब मेहंदी है वो अटेंड करो। मैंने कहा यारो मैं इधर कागज शागज, उसने कहा कागज शागज वीजा शीजा छो जी, लो जहाज पढ़ो तो आ जाओ। फिर उसने अपना हेलीकॉप्टर, हालांकि फिर ये मोदी खुद कह रहा है, कहता है कि दूसरे के हेलीकॉप्टर में एज अ हेड ऑफ स्टेट हम नहीं बैठते। उसने कहा कोई गल नहीं जी बैठो, मैं कहा चलो जी बैठ जाते हैं। वो अपने आप को बड़ा दलेर जाहिर कर रहा है, और जैसे एहसान करके इनके पास आया। वो ऐसे कमजोर दुश्मन से अपने बुरे से बुरा भी हम वतन फिर भी बेहतर होगा, वो गद्दार ना हो तो वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा कमजोर दुश्मन के साथ आप रिश्तेदारियां, मेहंदियां, शालें, आमों की पेटियां एक्सचेंज कर रहे हैं, बगैर वीजे के उसको अपने मुल्क में बुला रहे हैं। ये कौन सी यकजहती है? ये दुश्मन है आपका, घटिया तरीन दुश्मन है। मैं तो ये कहता हूं जमशेद साहब कि ये काइंडली हकीकत पसंदी है, इसको थोड़ा सा जरूर इसका तजिया कीजिए। मतलब बंदूकों की बातें जी जमशेद साहब सिर्फ इतना बता दें, ब्रिगेडियर साहब से भी इस पे हम बात करेंगे। यौम दिफा जो है बनाने का मकसद पाकिस्तान के दिफाई इदारों की कुर्बानियों का इतराफ़ का दिन है, इजहार यकजहती का दिन है। बिल्कुल से थोड़ा बिल्कुल सर, उस पर तो कोई अप्रिशिएट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं जमशेद साहब की ये बात, इस पे इकट्ठा होना चाहिए, इस पे नाजायज पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। और इस दिन पे तो किसी को एतराज नहीं है, अपनी फौज पे किसी को एतराज नहीं है। एम आलम साहब की आपको सर याद होगा कि उन्होंने 1 ही मिनट में दुश्मन के नापाक अज़ैम को 7 तैयारे बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था उन्होंने। बिल्कुल उसके हवाले से बताइएगा ना कि उनकी बहादुरी के चर्चे इस वक्त भारत नहीं भूला, दोबारा से वो अपनी हरकतें जो है वो करने पे शुरू हो गया है। मैं यही कहता हूं कि हालांकि आपको पता है कि वो एम आलम ने एक हिस्ट्री और एक तारीख रकम की थी, ठीक है। वो जहाज हमारे पास पुराने वर्जन के जहाज, इनके पास तो रशियन लेटेस्ट मॉडल के वो थे इंडिया के पास, ठीक है।
और 1 मिनट के अंदर 7 दुश्मन के जहाजों को तबाह करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड और फिर सलामत आके उतरा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे पास मेजर शबीर शरीफ शहीद, निशान हैदर जैसे हस्तियां थी जिन्होंने 1965 की जंग में सितारा जुर्रत लिया, 1971 की जंग में निशान हैदर। याद रखें कि सितारा जुर्रत अगर आप कितनी भी बहादुरी दिखा लें, लेकिन अगर आपकी जान नहीं गई तो आपको निशान हैदर नहीं, आपको मैक्सिमम सितारा जुर्रत मिलता है। तो 65 की जंग में उन्होंने एसजे लिया, 71 की जंग में उन्होंने निशान हैदर लिया। कैप्टन लालक जान शहीद, जिसके बारे में वो कैप्टन नहीं, अब कैप्टन कर्नल शेर शहीद, जिसके बारे में हिंदुओं ने साइटेशन लिखी। लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर, इंडियन जर्नल ने उसकी साइटेशन लिख के दी। तो मतलब है कि सीना छलनी गोलियों से, टांगे छलनी, गिरते गिरते भी 3 हिंदुओं को फौजियों को जहन्नम वासिल करके आखिर में आखिरी के गले में पंजे गाड़ दिए और उसके ऊपर उसको भी मार दिया और इसकी डेड बॉडी उसके ऊपर थी। अजीज भट्टी शहीद जो 7 दिन 8 रातें मुसलसल जंग करते रहे, दुश्मन को नापाक अजायम उनके खाक में मिला है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि उस बहादुर जवान ने कैसे दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई। ऐसे ऐसे यकीन करें बहादुरी की दास्तानें हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब तक ये इंशाअल्लाह ताला ये धरती है, ये धरती ऐसे ऐसे दलेरों को जन्म देती रहेगी। आप देखें कि रिसेंटली कैप्टन शहीद हुआ दहशतगर्दी के खिलाफ और उसकी बीवी के मतलब उसके बीवी के बतन में 2 माह का बच्चा है, यानी वो बच्चा पैदा होगा तो वो उस अपने बाप वो यतीम पैदा होगा। जरा गौर करें, उसका बाप जो है उसके सामने नहीं होगा। ऐसी ऐसी कुर्बानियां देने वाले लोग मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम कभी भी शिकस्त नहीं खाएगी। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि जैसे बड़ी अच्छी बात की जमशेद साहब ने कि इस पे कोई दो राय नहीं है, ये यौम यकजहती है, तजदीद अहद का दिन है। तो आए ना आज एक अहद करते हैं कि आइंदा मतलब अपनी लीडरशिप को भी आप भी कायल करें, हम भी अपने तौर पे बात करेंगे कि चलें जी 2 साल रहते हैं यकजहती के साथ। इस वक्त मुल्की जोग्राफियाई हालात इर्द गिर्द जो है, आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाजा है। इस वक्त ये फजूल जलसे मलसे कर करा के मुल्क की तवज्जो इधर उधर ना कराएं और सुकून के साथ 2 साल जैसे भी हैं गुजरने दें, आगे इलेक्शन लड़ें, जीतें। आप आ जाएं, इसमें आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है। दुश्मन को कोई एक मैसेज दे दे, फिर मैं जमशेद साहब से एक मैसेज लेता हूँ। मैं मैसेज सिर्फ आज पाक फौज के नाम मैसेज देना सर, दुश्मन को ये मैसेज देना चाहता हूं कि याद रखो हिंदू बनिए कि पाकिस्तानी कौम जैसे भी हों, जैसे भी हालात हों, जैसे भी जमशेद साहब ने बड़ी मुस्बत बात की कि हम सब मुत्तहिद हैं, ठीक है ना। तो हम जब मुश्किल वक्त आन पड़े तो ये कौम यकजा हो जाती है। भूल जाओ 71 का कि वो चूंकि हजारों मील दूर हमारे फासले से दूर था, वहां पे तुमने मुक्ति बानी और ये बगावत करके इंसर्जेंसी के जरिए वो तुमने हमारी बगल में छुरा घोंपा था। वो जख्म हमने नहीं भूला, हमने कारगिल में आके उसका स्कोर सेटल किया। और आइंदा ये कौम पाकिस्तान जो है ये मुत्तहिद है। और इसमें मैं यही कहूंगा कि आपस के इख्तलाफ तो अंदर की बात है, भारत तेरे खिलाफ हुकूमत के साथ है। जमशेद साहब भी हुकूमत के साथ होंगे, अपोजिशन भी हुकूमत के साथ होगी। मुझे यकीन है कि इंडिया के खिलाफ जब बात आती है, आज मैंने कल एक शहबाज शरीफ की अच्छी बात जो मैंने सुनी मैं जरूर शेयर करूंगा, जिस पे उन्होंने कहा कि अफगान उसके बारे में जो हुकूमत की पॉलिसी है हम उसके साथ देंगे। ये अच्छी बात है, ठीक है ना, अच्छी बात की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन फिर उधर से पीडीएम का जलसा लेके क्यों आ रहे हो? वो ना करें, वो मैं बता देता हूं। तो आखिर में इस पे एक बड़ा तफसीली सा प्रोग्राम करेंगे। आपका मैसेज आ गया जमशेद, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। जमशेद साहब आप जलसा सर इसका नहीं था, जलसा वो पीडीएम वहाँ सिंध में लॉकडाउन था, बिल्कुल आखिरी मरहल में दाखिल हो गया। मैसेज दे दें इस पे सर एक तो मैसेज यकजहती वाला है। सेकंड मैसेज ये है जो ब्रिगेड साहब को मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे बाहर के हालात है ना सर, वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। और यहाँ आंखें बंद करके बैठने से वो काम नहीं चलेगा। आप मुसलसल कितने सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में हैं और वो ज़रा सा उन्होंने अभी तक वो उसको वहाँ से वो नहीं निकाल रहे। आप IMF के वो चुंगल में भी फंस चुके हैं। तो वो हालात हैं जो यहाँ बैठ के उस तरह कहीं से निकले। जो आजकल जंगी तो बात ठीक है, लेकिन माशी तौर पे जो मुल्क तबाह हो गया, भारत बाज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसको तो बाज आ जाना चाहिए। इतने
भारत तो फिर आपका असली इतनी दुश्मन मार है पड़ी लगे। उसको अभी तक वो याद नहीं रही। भारत आपका असली दुश्मन है, वो मार नहीं के बाज हवाले से आएगा। उसको एक मैसेज देते मुस्लिम लीग नून की लेकिन क़यादत भी। आपने सुनिए आप। लेकिन मेरा पैगाम ये है कि आपने सिर्फ दिफाई तौर पे नहीं मजबूत, आपने सियासी तौर पे भी मजबूत होना है। जो सियासत का इदारा है उसको भी मजबूत करना है, और ये सारे इदारे मजबूत नहीं होंगे तो वो मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकेगा। अगर इदारे मुतहद नहीं होंगे तो आगे नहीं चल सकेंगे। इस प्रोग्राम में जमशेद साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ा कीमती वक्त सर हमें दिया। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। फिल वक्त के लिए इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।